सभी को नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। आज हम जून 2014 का यूजीसी नेट का तीसरा प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में अंग्रेजी के क्वेश्चन दिए हैं। वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं, या हिंदी में कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता तो वापस आप जाकर अंग्रेजी के क्वेश्चन देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें चलते हैं। पहला क्वेश्चन, पेडिमेंट रचना का पार्श्वीय समतलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पेडिमेंट पर्वतीय क्षेत्रों की स्थलाकृति है। पर्वतों का जो चरण वाला भाग है, जिसे हम पैर कहते हैं, उससे आगे का जो भाग होता है उसे पेडिमेंट कहते हैं। और इसके निर्माण में सरिता, नदियाँ, वर्षा जल का योगदान होता है। इसमें देखिए, लासन, डेविस, गिलबर्ट और मैकगी, काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। पार्श्वीय समतलन सिद्धांत, इसका सही आंसर होगा गिलबर्ट। गिलबर्ट महोदय ने पार्श्वीय समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, पेडिमेंट रचना से संबंध का। और पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत में किंग महोदय ने अपना योगदान दिया है, उसमें भी पेडिमेंट का उल्लेख हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भूआकृति विज्ञान की पुस्तकें और उनके लेखक दिए हैं। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी पुस्तकें कई राइटर्स, कई लेखकों ने लिखी हैं। तो लोबेक महोदय ने भी लिखी है। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी लोबेक महोदय की। एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी है, वो ड्यूरी महोदय की है। और फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी पुस्तक है, वो स्टोलर की है। तो देखिए, इसमें 3, 4, 2 और 1, ये पहला आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है? तो इसमें भ्रंश के पार अध्यारोपित अफवाह, ये पहला आंसर है। अगला क्वेश्चन, झीलमाला ठेठ रूप से किसकी विशेषता है? झीलमाला, पेटरनास्टर झील, ये हिमानी द्रोणिका से संबंधित है। कम से कम 10 बार से ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंदरा निर्माण का सिद्धांत और संबंधित विद्वान दिए हैं इसमें। कंदरा निर्माण ये काष्ठ स्थलाकृतियों से संबंधित है, चूना प्रधान प्रदेशों में। द्विचक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन डेविस महोदय ने किया है। जल स्तर सिद्धांत, वाटर टेबल थ्योरी, ये स्विनरटन की है, इसमें चौथा आंसर होगा। और स्थैतिक जलखंड सिद्धांत, स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी, ये गार्डनर महोदय की है। और अतिक्रमण सिद्धांत, इन्वेजन थ्योरी है, वो मेलोट महोदय की है। तो सही आंसर होगा इसमें ए का ऑप्शन होगा। देखिए, ये कंदरा निर्माण का सिद्धांत, ये क्वेश्चन पिछले 3 सालों में 3 बार आ चुका है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपर्दन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है? हिमानी क्षेत्रों में सबसे प्रमुख अपर्दन है वो उत्पाटन क्रिया के कारण होता है, प्लकिंग।
अगला क्वेश्चन कारण और कथन से संबंधित है। कथन है चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषता है। बिल्कुल सही है। जहाँ ह्यूमिडिटी अधिक होगी और तापमान अधिक होगा वहाँ रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। कारण दिया है रासायनिक अपक्षय की तीव्रता जल की प्रचुरता तथा उच्च वायु तापमानों पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। ये भी सही है। जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान, हवा में तापमान अधिक होगा, तो दोनों ही सही हैं इसमें और सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या है। आगे चलते हैं। ये अंग्रेजी के क्वेश्चन हैं। वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं। 18 तक दिए क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 का है डेविस के साथ असहमत होते समय क्रिकमे ने किस शब्द के साथ पेनिप्लेन को उखाड़ दिया। देखिए हिंदी की जो भाषा है वो कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं कि हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है, हालांकि बिल्कुल आसान सा है। इसमें यही पूछा है कि डेविस ने जहाँ पेनिप्लेन कहा था तो क्रिकमे ने उसके समकक्ष कौन सा शब्द बताया, तो क्रिकमे ने पान प्लेन कहा था। अगला क्वेश्चन अपने पुछल्ले किनारे से दूर उष्ण वातागर में मेघ प्रकारों का सही अनुक्रम क्या है। उष्ण वातागर में देखिए क्या है इसमें करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द क्लाउड टाइप्स इन ए वार्म फ्रंट अवे फ्रॉम इट्स ट्रेलिंग एज। तो इसमें देखिए सही अनुक्रम होगा सबसे पहले वर्षा स्त्री, मध्यम स्त्री, पेशाब स्त्री और फिर पेशाब में। अगला क्वेश्चन पछुआ हवाएं किसका उदाहरण है। पछुआ वेस्टर्लीज पवने हैं, तो ये समष्टि वायुमंडलीय गतियों की संबंधित हैं, गतियों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता है, तो ये क्षोभ मंडल की विशेषता है। दूसरा है रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं आयन मंडल में। अधिकांश ओजोन समाहित है समताप मंडल में और तापमान में गिरावट रुक जाता है क्षोभ सीमा। तो सही आंसर होगा 4, 1, 2 और 3, सी का ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन यदि सूर्य का उत्थापन कम होता है तो अल्बिडो क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा या वहीं रहेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। इफ द इलेवेशन ऑफ द सन, तो अल्बिडो का क्या प्रभाव होगा, बढ़ेगा। भूमि तथा समुद्र के बीच दाब में मौसमी अंतर क्या उत्पन्न करता है। स्थल और समुद्र में टेम्परेचर में अंतर आ जाता है और मौसम के अनुसार ये बदलाव आता है। हमें पता है कि मौसम से ही मानसून की उत्पत्ति हुई है, अरबी भाषा का शब्द है मानसून। पहला आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन वी जर्कनीज का मॉडल किससे संबंधित है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, मध्य अक्षांशीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित है ये।
इसको बर्कनीज भी बोल देते हैं। कई बार बी को साइलेंट कर दिया गया है, अंग्रेजी में बी से BJER लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो इसमें शीत वातागर त्रिकोणीय वर्तुल द्वारा निर्धारित होता है, उष्ण वातागर अर्ध वर्तुल द्वारा निर्धारित होता है, तेजी से आगे बढ़ रहा उष्ण वातागर प्रचंड उत्थापन उत्पन्न कर सकता है। तो ये ही गलत है इसमें। अगला, सूर्यास्त के बाद भी सीमित उष्ण वायुमंडल द्वारा किससे प्राप्त की जाती है। उष्णता, गर्मी। हमें पता है कि सूर्यास्त के बाद जो किरणें लघु तरंगों के रूप में आती हैं तो उसका पार्थिव विकिरण होता रहता है। तो सही आंसर होगा पार्थिव विकिरण। अगला क्वेश्चन कारण कथन दिया है, 17 का क्वेश्चन है। घास और अन्य वनस्पतिक वर्धक आवरण सेलवा क्षेत्र तक सीमित है। सही है। वृक्षों के पृथक छत्र संलीन हो वन तल के ऊपर गहन छतरी निर्मित करते हैं। उसके तने के ऊपर विशाल छत्ते जैसी आकृति हो जाती है और आपस में झुरमुट जैसे हो जाते हैं और सूर्य का प्रकाश धरातल पर बहुत ही कम नाममात्र का पहुंच पाता है। दोनों सही है, बिल्कुल व्याख्या हो रही है इनकी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है, ये ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। अंग्रेजी के क्वेश्चन है, वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं। उन्नीस का क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कब तक कम करने का था। तो ये 2012 तक कम करना था, 5% तक नीचे लाना था। इसमें देखिए 2012 तक 1990 के औसतन स्तर से 5% नीचे लाना। अगला क्वेश्चन, मरुद्भिद जीरोफाइट वनस्पति निम्न में से किसके विरुद्ध जीवित रह सकती है। उच्च तापमान के, अति शीत, आर्द्रता या सूखा पारिस्थितिक। तो ये डेजर्ट वाला है, सूखा पारिस्थितिक। इन कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं। ओजोन अधिकांशतः समताप मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75, ये गलत है। 25 से 35 में या 20 से 35 में अधिकांश ओजोन गैस है वो संकेंद्रित रहती है। तीसरा है, ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ये भी सही है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन की परत का कोई महत्व नहीं है दिया है, बिल्कुल महत्व है। पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, भूमध्यवर्ती क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, मेघाच्छादन और आर्द्रता है, बिल्कुल ठीक है। भूमध्यवर्ती क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, भूमध्य क्षेत्र में लवणता कम होती है, महासागरीय लवणता कम होती है, ये कथन है और ये विशेषताएं हैं तो बिल्कुल सही है, व्याख्या हो रही है। अगला क्वेश्चन, क्रमबद्ध भूगोल को सैद्धांतिक क्षेत्रों में चले जाना चाहिए और क्षेत्रीय भूगोल को सामान्य खोज के लिए न कि अनन्य अध्ययनों की खोज के लिए जाना चाहिए, यह कथन किसका है। हार्टसॉन, ईसा बोमेन, विलियम बुंगी या पीटर हेगेट। तो ये देखिए मात्रात्मक क्रांति से संबंधित हैं और थ्योरेटिकल ज्योग्राफी के प्रमुख विचारक विलियम बुंगी। तो इसमें सही आंसर होगा सी। 24 का क्वेश्चन देखते हैं। मात्रात्मक क्रांति के विकास में नूतन अध्ययन क्षेत्र प्रारंभ किया गया जो सामाजिक भौतिक विज्ञान कहलाता है, जो स्पष्ट करता है कि समाज की विमाएं भौतिक विमाओं के समरूप हैं और यह लोगों की संख्या, दूरी और समय को समाविष्ट करती है। यह किसने प्रारंभ किया था। तो ये कथन सामाजिक भौतिक
जे क्यू स्टीवर्ट का है, पहला आंसर होगा इसमें। कारण कथन देखते हैं, ये भी मात्रात्मक क्रांति से संबंधित है। कथन क्या है? मात्रात्मक क्रांति का मुख्य जोर भूगोल में नियम निर्माण, मॉडल निर्माण और सिद्धांतीकरण को लाना है। बिल्कुल सही है। दूसरा कारण क्या दिया है देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युवा भूगोलवेताओं को समझ आया कि अनुभविक, विवरणात्मक और गजेटियर प्रकार के भूगोल को साहित्य की भाषा के बजाय गणितीय भाषा के उपयोग द्वारा त्यागा जाए। हैं तो दोनों ही सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है इसमें। ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या हो रही है। माफ़ी चाहता हूँ, व्याख्या दोनों की व्याख्या है, क्योंकि मात्रात्मक क्रांति में गणितीय विधियों, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग हुआ था। इसमें कंप्यूटर का भी प्रयोग हुआ साथ साथ, तो दोनों व्याख्या हो रही है। अगला क्वेश्चन, ये मिलान करना है। टी हैंगर स्ट्रैंड, ये भूगोल में नवाचार मिश्रण मॉडल उससे संबंधित हैं। इसमें देखिए टी हैंगर स्ट्रैंड, तो इसमें पहला है, इसमें दूसरा आएगा इनोवेशंस से संबंधित है। और विलियम बुंगी थ्योरेटिकल ज्योग्राफी से संबंधित हैं। गिलबर्ट वाइट ये फ्लड से संबंधित अपने विचार दिए। और वाल्टर इजार्ड ने क्षेत्रीय विश्लेषण पद्धतियों के बारे में अपने विचार दिए। इसमें पहला आंसर होगा। ये अंग्रेजी के क्वेश्चन हैं, वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं। सत्ताईस का क्वेश्चन सुमेलित करना है। ओटो स्लूटर, वॉन रिच्टहोफेन, ऑस्कर पेसल और फ्रेडरिक रेडजेल। देखिए इसमें ओटो स्लूटर हैं, वो भूदृश्य के दृश्यगत विषय वस्तुगत अध्ययन से संबंधित हैं। पहला है, इसमें डी का है। वॉन रिच्टहोफेन चीन के अध्ययन से संबंधित हैं। ज़्यादातर चीनी प्रादेशिक विभाग का अध्ययन किया था रिच्टहोफेन ने। ऑस्कर पेसल हैं, वो दास आइस ओसलैंड से संबंधित हैं। और फ्रेडरिक रेडजेल पॉलिटिकल जियोग्राफी पुस्तक की रचना की थी। तो सही आंसर होगा इसमें बी का। 28 का क्वेश्चन, भूगोल में मानवतावाद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मानववाद मानव को मशीन के रूप में नहीं लेता है। हाँ, सही है ये। देखिए भूगोल में मानवतावाद या मानववादी भूगोल की शुरुआत तुआन महोदय ने की थी, यी फू तुआन। दूसरा दिया है, मानवतावादी भूगोल मानवीय जागरूकता, मानव चेतना और मानव सृजनात्मकता को महत्व देता है, ये भी सही है। तीसरा है, मानववादी सतह की ज्यामितीय अवधारणाओं के स्थान पर स्पेस एवं प्लेस के न्यूनीकरण को स्वीकार करते हैं, ये गलत है, सी का सही नहीं है। अगला, दार्शनिक उपागम और समर्थक आदर्शवादी हैरिस और ग्यूल के, और घटना क्रिया संबंधित फेनोमेनोलॉजिकल, तो इसमें है रॉल्फ महोदय। और रेडिकल विचारधारा से संबंधित हैं विलियम बुंगी। और वेलफेयर ये स्मिथ। तो सही ऑप्शन होगा इसमें बी का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन टीलियोलॉजिकल उद्देश्यवादी विचारों के दृढ़ समर्थक थे? वैसे अगर रिटर का नाम होता तो सबसे पहले वही आंसर आता, तो इसमें लेकिन गुयोट महोदय वो आंसर आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, बड़े नगर अधिवासों से दूर जनसंख्या विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का गैर महानगरीय क्षेत्रों में होना क्या कहलाता है?
इसे प्रति नगरीयकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नगरीकरण की त्वरित अवस्था में नगरीय जनसंख्या में संगठित होता है तो 25% से 70% भाग। अगला क्वेश्चन है 33 का, प्राइमेट सिटी की अवधारणा मार्क जेफरसन ने प्रस्तुत की थी। कारण कथन का क्वेश्चन है 34 का, कथन है क्रिस्टोलर के मॉडल की अपेक्षा लोस का मॉडल कम प्रतिबंधात्मक है। ठीक है, लोस प्रत्येक कार्य का पृथक परास, पृथक सीमा और पृथक षटकोणीय भीतरी प्रदेश मानता है। ये भी सही है, दोनों सही हैं और व्याख्या हो रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था को सूचितांकित करती है? वैसे 4 अवस्थाएं थी, नोटेस्टिन महोदय, कोलिन क्लार्क, काफ़ी विद्वानों का योगदान रहा है इसमें जनसंख्या संक्रमण की अवस्था में। और पहले 4 थी, फिर इसमें 5 अवस्थाएं मान ली गई। मोटे तौर पर ज़्यादातर लोग 4 अवस्थाएं मानते हैं। तो पहली अवस्था तो जहाँ पे आदिम अवस्था है एक प्रकार से, दूसरी अवस्था में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में थोड़ी सी कमी आती है। कई अफ्रीकी देश हैं वो दूसरी अवस्था में हैं अभी भी। 36 से लेकर देखिए ये क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। 42 तक हैं। 36 में पुस्तकें दी हैं। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी काफ़ी बार पूछी गई है, ये हार्टसॉन महोदय की है। और इसके बाद द अर्बन क्वेश्चन, ये केस्टलस की है। सोशल जस्टिस एंड द सिटी, ये पुस्तक हार्वे की है, डेविड हार्वे की। और लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये पुस्तक पीटर हेगेट की है। तो सही आंसर होगा इसमें बी का। 37 में देखिए, चैन माइग्रेशन किस पर आधारित है? तो ये किनशिप, नातेदारी, किनशिप पर आधारित है चैन माइग्रेशन। कौन सा युग सुमेलित सही नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए, बर्गेस का मेगालोपोलिस की अवधारणा तो जीन गोटमैन ने दी थी, तो यही गलत है इसमें। रेली का रिटेल गुरुत्वाकर्षण मॉडल सही है। जेकी जीफ कोटियाकार नियम, पेट्रिक डिस कंजर्वेशन, ये सारे सही हैं, पहला ही गलत है। 39 देखिए, सही उत्तर कौन कौन से हैं वो देखने हैं हमें। अधिकांशतः मत्स्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ चौड़ा होता है। तो चौड़ा नहीं होता, सकरा होता है, वहाँ होते हैं। मगन तट जो हाँ सकरा होगा। मत्स्य क्रियाकलाप गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्र जल में काफ़ी विकसित है, ये ठीक है। गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने के कारण मछलियों के लिए पादप पोषण मिलता है, ये भी ठीक है। प्लैंकटन की प्रचुरता होती है वहाँ पर, मछलियों का भोजन। और भारत में अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग अन्य प्रकारों से अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये भी ठीक है। इसमें 2, 3 और 4 सही हैं और पहला गलत है। आगे चलते हैं। 40 का कारण कथन दिया है। कथन है अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन में क्षेत्रीय असंगतियाँ होती हैं, सही है बिल्कुल। और आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर्जात कारकों के बीच अंतः क्रियाएँ स्थानिक संगठनों के गठन को प्रभावित करती हैं, तो ये भी दोनों ही सही हैं। और क्या हो जाएगा इसमें आंसर? दोनों सही हैं और व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रथा फसल चक्रानुसार हेरफेर का संकेत करती है? तो इसमें देखिए, एक ही खेत में एक ऋतु में एक फसल लेना और अगली ऋतु में भिन्न भिन्न फसलों की खेती करना, इसे ही हेरफेर कर कहते हैं। पहले जैसे रबी की फसल है, फिर खरीफ की फसल है, तो रबी की फसल में फलीदार पौधे
चना, मटर आदि बो दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरी फसल बो दी जाती है, बाजरा, मोटे अनाज, मिलेट्स हैं, दलहन वाली फसलें हैं, वो बो दी जाती हैं। जब उद्योग में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल स्थूलकाय और सर्वव्यापक होता है तो फर्म की स्थिति कहाँ होगी? कोई भी उद्योग हो, कच्चा माल सर्वव्यापक है और बहुत ज़्यादा भारी है, तो फर्म की स्थिति कहाँ पे होगी? बाजार के समीप होगी, क्योंकि सर्वव्यापक है, कहीं भी मिल जाए तो बाजार के समीप ही होगी। आगे चलते हैं, अंग्रेजी के क्वेश्चन हैं ये देखिए परिवहन भूगोल के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। अब ये मैट्रिक्स है, फोर्टी थ्री का क्वेश्चन। ग्रेट ब्रिटेन में बहुत कम लुगदी उत्पादित की जाती है, परंतु कागज निर्माण महत्वपूर्ण है, जबकि स्वीडन में लुगदी विनिर्माण कागज निर्माण की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लुगदी निर्माण कच्चा माल उन्मुखी है, कागज निर्माण ज़्यादा बाजार उन्मुखी होता है। आगे चलते हैं, सुमेलित करना है, अच्छा क्वेश्चन है। डेट्राइट है वो ऑटोमोबाइल से संबंधित है। याकोहामा जापान में है, जहाज निर्माण से संबंधित है। एक्रोन रबड़ उत्पादक है, और स्कॉटलैंड में ग्लासगो है, वो लो इस्पात उद्योग से संबंधित है। तो सही ऑप्शन होगा इसमें बी का। आयतन भंग बिंदु, ब्रिक ऑफ वल्क पॉइंट, जैसे समझिए आप कि कांडला बंदरगाह है वहाँ पर, और किसी देश को जब हम माल का निर्यात करते हैं तो वहाँ रेल लाइन या सड़क मार्ग द्वारा माल पहुँचाया जाता है, उसके बाद आगे परिवहन मार्ग को चेंज कर दिया जाता है। वस्तुएं परिवहन के एक तरीके से दूसरे को हस्तांतरित की जाती हैं, जिसे आयतन भंग बिंदु, ब्रिक ऑफ वल्क पॉइंट कहते हैं। 46 का क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र का निम्नलिखित सड़क नेटवर्क आरेख पर विचार करें, सही मैट्रिक्स कौन सी होगी? तो इसमें देखिए ये मैट्रिक्स में ए बी सी डी ई ये नोड्स हैं और परिवहन मार्ग दर्शाए हैं इसमें। तो ए से देखिए ये बिल्कुल आसान है, बहुत ही बिल्कुल आसान है। ये नोड्स को केंद्र है, ए से बी की तरफ जा रहा है और ए से सी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ए से ए की तरफ कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक है। ए से डी की तरफ भी देखिए, इस तरफ भी कोई नहीं है, लेकिन जो सही मैट्रिक्स हैं इसके अंदर, और ये देखिए 4 इसमें मैट्रिक्स दी गई हैं, तो इसमें ए से डी कोई मार्ग है? ए से डी कोई वैसे डायरेक्ट मार्ग नहीं है इसमें, तो इस पिक्चर में एक मार्ग होना चाहिए ए से डी। अब इसमें मुझे नहीं पता कि आपत्ति लगी होगी या नहीं होगी या डिलीट किया होगा, लेकिन ये डायग्राम सही नहीं है। इसमें ए से डी भी एक मार्ग बनेगा, और उसके बाद इसकी सही मैट्रिक्स बनेगी बी, सही आंसर होगा ये, क्योंकि देखिए इसमें ए से डी में ये एक मार्ग दिया हुआ है ए से डी तक। 47 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नीति उन्मुखी अवधारणाओं जैसे कि नोडक, फर्मे, अग्रगामी उद्योग और संचय पर बल देता है? तो ये ग्रोथ फॉल थ्योरी है, विकास ध्रुव सिद्धांत। आगे चलते हैं, 48 से लेकर ये अंग्रेजी में दिए हैं क्वेश्चन। 55 तक। 48 का क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के वास्तविक चित्रण के लिए कौन सी तकनीकों को सामान्यतः नियोजित किया जाता है?
तो इसमें देखिए क्या दिया है, प्रवाह तथा गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण, सरल सहसंबंध विश्लेषण, मिश्रित सूचकांक पत्ती या श्रेणीकरण। तो इसमें आएगा प्रवाह तथा गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण। अगला क्वेश्चन, नाभिक प्रदेशों की पहचान करने में गुरुत्व सिद्धांत बताता है कि दो भौगोलिक बिंदुओं के बीच अंतःक्रिया सीधी संबंधित है। तो गुरुत्व सिद्धांत जिसे इंटरेक्शन थ्योरी कहते हैं, उल्मान मधे ने प्रस्तुत की थी। दो भौगोलिक बीच अंतःक्रिया किससे संबंधित होगी? दो बिंदुओं का मतलब दो नगरों से है, तो उनकी जनता से। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है क्षेत्रीय नियोजक और भारत के लिए इन्होंने कितने नियोजन प्रदेश बताए हैं? और वी नाथ ने बताए हैं, इसमें देखिए सही आंसर देखते हैं। वी नाथ ने 15 प्रदेश बताए हैं, भट्ट और राव ने 11 बताए हैं, सेन गुप्ता और सदस्युक ने भट्ट और राव ने 15 बताए हैं। फिर से देखते हैं एक बार। देखिए वी नाथ ने भारत के नियोजन प्रदेश बताए हैं, वी नाथ ने 15, ठीक है। और भट्ट और राव ने बताए हैं 11, और सेन गुप्ता और सदस्युक ने बताए हैं 19, और चंद्रशेखर ने बताए हैं 13। और तो सही आंसर है इसका, देखते हैं, ये पहला ही आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन 51 का है, कारण कथन का क्वेश्चन है। कथन है, नियोजन क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें संसाधनों की विविधता, दशाएं और विशेषताएं हों, जिससे कि वो वांछित कोटि की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए कार्य कर सकें। कारण है, उसकी संसाधन स्थिति ऐसी हो कि उपभोग के लिए तथा विनिमय के लिए संतोषजनक स्तर का उत्पादन संयोजन साध्यक्षम हो। तो इसमें दोनों सही हैं और व्याख्या हो रही है, दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय आधार पर उपयोजना तैयार करने का कार्य किस योजना में लिया गया था? तो ये 5वीं योजना में लिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्थिक क्षेत्रों की सोवियत अवधारणा और उत्पादन विशिष्टीकरण के अनुवर्ती भिन्न व्यवस्थाओं के आर्थिक क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी? तो सोवियत अवधारणा वो सेन गुप्ता, पी सेन गुप्ता हैं, उन्होंने प्रस्तुत की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-2011 के दौरान साक्षरों की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? तो इसमें तमिलनाडु, नागालैंड, केरल और गोवा दिया है। और हमें पता है कि केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक है, और इसी में एक बहुत कम बदलाव आया है, क्योंकि वहाँ पहले ही 92% से भी ज़्यादा, लगभग 95% के करीब साक्षर हैं, तो वहाँ बहुत ही कम वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणों को नहीं पाता है? इसमें श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में, मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। देखिए ये सामान्य सा क्वेश्चन है भाई, जो कर्क रेखा से जितनी ज़्यादा दूरी पर नगर है, उसके उत्तर में जितनी ज़्यादा दूर होगा, तो वहाँ सूर्य की किरणें उतनी ही तिरछी पड़ेंगी। और इसमें एक कहा है ऊर्ध्वाधर का मतलब हमें पता ही है, वर्टिकल किरणें, सीधी किरणें तो कहाँ गिरेंगी,
इसमें चेन्नई में सर्वाधिक, और फिर चेन्नई, इससे पहले तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, मुंबई, और सबसे कम सीधी किरणें श्रीनगर में गिरेंगी। यहाँ सबसे तिरछापन रहेगा। ये अंग्रेजी के क्वेश्चन है। सिक्सटी सिक्स तक दिए गए हैं ये। फिफ्टी सिक्स का है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है? तो तमिलनाडु में कल्पक्कम है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हिमाद्री, हिमालय किसे कहते हैं? भरत हिमालय को सही है। शिवालिक, बाह्य हिमालय को सही है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में है, ये तीनों ही सही हैं। और गोंडवाना भूमि, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? मुंबई, कोचीन, मार्मगोवा और पारादीप। तो इसमें मार्मगोवा है, उसका कोई प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। सी आ जाएगा आंसर। योजना आयोग के अनुसार भारत में कृषि जलवायु प्रदेश 15 हैं। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। भारत में मैंगनीज एस का लगभग 3/4 भाग कहाँ से पाया जाता है? कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। सुमेलित करना है सांख्यिकी, और उसके बाद इसका विश्लेषण दिया है आगे। इसमें देखिए, मानक दूरी, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, सहसंबंध और आइजेन वैल्यू ये दी गई है। इसमें देखिए, मानक दूरी, स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो, ये केंद्र लेखीय माप है। ए में 4 का ऑप्शन है। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, ये अधिवासों से संबंधित है। सहसंबंध विकिरण आरेख से, और आइजेन मूल्य मुख्य संघटक, तो ये 4, 3, 2, 1 बी का ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीआईएस ऑपरेशन है? जीआईएस से संबंधित है। तो जीआईएस वायु फोटोग्राफी, बीम प्रदर्शन, अंतर्तनन मानचित्र, ओवरलेइंग मानचित्र डिजाइन, ये ओवरलैपिंग मानचित्र ओवरलेइंग है। किसी क्षेत्र में भिन्न भूमि उपयोगों के अनुपात दर्शाने के लिए कौन से आरेख का उपयोग किया जाता है? तो ये व्हील और पाई डायग्राम भूमि उपयोग के वितरण को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यदि मानों का बंटन निम्नलिखित है तो माध्य माध्यिका बहुलक होंगे। इसमें दिया ही कहाँ है? देखिए 64 का, यदि मानों का बंटन निम्नलिखित है तो माध्य माध्यिका बहुलक किसके अनुरूप होते हैं? इसमें सामान्य होंगे। हालांकि इसका मतलब यही है कि मीन, मीडियन एंड मोड सामान्य हो, तो ये भी सामान्य ही होंगे। निम्न है, यदि मानों का बंटन निम्न है, बहुत छोटा है, तो माध्य माध्यिका बहुलक है वो सामान्य होंगे। अगला क्वेश्चन, SOI के स्थलाकृतिक मानचित्र में 1:50,000 पैमाने के साथ किस समोच्च रेखीय अंतराल का पालन किया जाता है? तो 50,000 के साथ इसमें समोच्च रेखाओं की अंतराल होगा 20 मीटर का। अगला क्वेश्चन, ये उपकरण दिया है और उनका कार्य क्या है? GPS बेस, ये वैश्विक अवस्थिति के लिए है GPS, हमें पता है। और पेंटोग्राफ ये मानचित्र को छोटा और बड़ा करने के लिए। प्लेनीमीटर है वो क्षेत्र के अभिकलन के लिए होता है, दूरी और क्षेत्र से संबंधित। और स्टीरियोस्कोप ये 3D चित्र बनाने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर होगा इसका, इसमें सी होगा। ये 67 से लेकर क्वेश्चन है आगे, तो अंग्रेजी के क्वेश्चन हमें वीडियो को रोककर पढ़ लेने हैं। 75 तक दिए हैं।
67 का। क्षेत्र की विषम जातीय जनसंख्या को निरूपित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक कौन सी है? ये यादृच्छिक होती है, रैंडम। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं में से किसका भौगोलिक आधार नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के बीच सत्ता और कार्यों का विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मानव प्रजातियों के अद्भुत समुच्चय के रूप में जाना जाता है? ये सही आंसर होगा इसमें, भारत। विश्व को 10 क्षेत्रों में विभाजित करने वाला भूसामरिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? कोहन ने। सुमेलित करना है प्रशासनिक इकाई और देश का नाम। तो जिला है वो भारत में है, प्रशासनिक इकाई इसे पता लग जाएगा। और विभाग कहते हैं फ्रांस में, और देश ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, और क्राइस है वो जर्मनी से। तो इसमें देखिए सही आंसर होगा सी का। 72 का क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन सीमाओं में परिवर्तनों की सफलता को मापने के लिए हम निम्नलिखित में की संकल्पना उपयोग करते हैं। निर्वाचन सीमाओं में परिवर्तन की सफलता को मापने के लिए कौन सी संकल्पना? तो ये है दूर समीभाजन, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेल अपॉर्चुनमेंट। दूर समीभाजन। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक अध्ययनों में कल्याण उपागम के स्थानिक अंतरों पर बल दिया जाता है। कल्याण उपागम में जीवन की गुणवत्ता से संबंधित, जीवन की गुणवत्ता को सुधारने पर बल देते हैं। भूगोल में सांस्कृतिक घुमाव, तो ये है कल्चरल टर्न, किसके लिए जिम्मेदार है? सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल को एक दूसरे के समीप लाने के लिए, कल्चरल टर्न। और लास्ट का क्वेश्चन है, ये सुमेलित करना है, एल्युमिनियम उद्योग है वो रेणुकूट से संबंधित है। तांबा परगलन खेतड़ी राजस्थान में, और जस्ता परगलन है वो विशाखापट्टनम, और रेशम है वो मैसूर कर्नाटक में। तो सही आंसर होगा इसका, देखिए 2, 4, ये पहला ही होगा। तो ये जून 2014 का तीसरा पेपर था। जल्दी मैंने आंसर बताए हैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं किया है, इतना समय नहीं है, लेकिन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कई अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।